बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एकदम पूरी तन्मयता से पढ़ते होंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 28 माने 28, 30 में 2 कम। टॉपिक है, वैसे हेडिंग दिए हैं कैपेसिटेंस, इस पर तो जाएंगे, लेकिन उनसे पहले कुछ छोटे मोटे शब्द फंस जाते हैं। उस छोटका मोटका शब्द को क्या कर ले हम लोग जान। अब जरा देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अस्थिर। हो सकता है हिंदी का स्पेलिंग मिस्टेक हो, परंतु वही चीज है जो बोल रहे हैं ना, वही है। अस्थिर विद्युत के परिरक्षण। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वैसी घटना या व्यवस्था कहिए ना, घटना मत को, वैसी व्यवस्था जिसके द्वारा स्पेस का मतलब अंतरिक्ष या यूनिवर्स का दीजिए, स्पेस के किसी खास क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से क्या लिखें? वैसी व्यवस्था जिसके द्वारा स्पेस के किसी खास क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित रखा जाता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शेल्डिंग कहते हैं। उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग कहते हैं। फटाक से इनको छाप लीजिए, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। तो उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे। जरा देखिए, अब स्पेस का मतलब ये नहीं समझ लेंगे अंतरिक्ष। ये जो अपना एरिया है ना, अपना क्षेत्र है, अपना परिवेश है, इसी में से किसी खास क्षेत्र को क्या करना है? बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या करेंगे? उसे सुरक्षित रखेंगे। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो अब देखिए, जब दो सेल आपस में टकराते हैं, कहां पर? आयन मंडल में। कब? बरसात के दरमियान। देखे होंगे एकदम डन 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 ढनाक होते रहता है नहीं? तो उसमें क्या होता है कि सुने होंगे तड़ित गिर जाते हैं। तड़ित क्या है? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड है, उच्च विभव वाली विद्युत क्षेत्र है तड़ित, जिसको हम लोग ठनका कहते हैं। ठनका आवाज, ठंडरिंग, ठनका ठनक रहा है, तो क्या ठनक रहा था, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वही वह विद्युत क्षेत्र है। अब मान लिया जाए कि ये एरिया है, यहां पर अब ऊपर में सेल टकराया और वहां से हाई पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो गया नीचे की ओर, घर पर पड़ गए। घर क्या हो गया? जल गया। देखे होंगे विद्युत चिंगारी से क्या लगते हैं? आगे लगती है, आगे लग जाते हैं ना। तो उससे क्या करते हैं कि उस बाह्य विद्युत क्षेत्र से हमें बचना है। हम क्या करेंगे?
तो देखे होंगे ऊंचे ऊंचे इमारतों पर लंबे लंबे टावर लगा दिए जाते हैं और उस टावर का एक वायर भूमि से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। देखे हैं कि नहीं देखे? उसके अतिरिक्त लंबे लंबे इमारतें के बगल में एक क्या करते हैं, लंबा सा, कौन सा, लंबा सा मेटेलिक सरिया, मेटेलिक रॉड खड़े कर देते हैं ताकि जो वायुमंडल आयनीकृत हो जाता है ड्यूरिंग ठंडरिंग के दौरान, ठनका ठनकने के दरमियान जो वायुमंडल आयनीकृत हो जाते हैं और आपस में आयन के टकराने से आग की संभावना रहती है, खतरनाक होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो क्या कर लें, अपनी ओर अट्रैक्ट करके उस आवेश को भूमिज कर दें, माने जमीन में गाड़ दें उसको। जब जमीन में गड़ गया तो फिर उखड़ेगा नहीं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। तो कैसे होता है इसमें, जैसे देखिए ये मान लिया जाए कि अपना इमारतें हैं, कौन सी रहते हैं, ये प्लेट है, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठनकावाज ठंडरिंग, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको यहां से भूमिज कर देंगे। भूमिज का एक अलग सिंबल होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अर्थेड कर देना। क्या कर दे रहे हैं इनको, अर्थेड कर दें। कहीं कहीं से बार बार निकाल करके अर्थेड कर देंगे तो कोई जरूरी नहीं इतने वायर हम यहां से निकालें, बस एक वो टक 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 हो गया ना, टक 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 हो गया ना, तो बस हो गया। इसको क्या कर दिए, भूमिज। अब ये इनवर्स है, ये ब्रह्मांड है, स्पेस है, अंतरिक्ष है। यहाँ पर क्या हुए हैं कि दो सेल आपस में टकरा है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने का वायुमंडल में जितने गैसियस मॉलिक्यूल हैं ये सब के सब क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। जैसे ही ये आयनीकृत हो जाते हैं तो इसमें सब में क्या स्टोर हो जाता है, चार्ज। पहले अनावेशित था, अनचार्ज। जैसे ही ये आयंस में कन्वर्ट हुए हैं तो इसके अंदर क्या स्टोर्ड हो गया, चार्ज स्टोर हो गया। जैसे देखिए लिखें O2 न्यूट्रल है, यहां पर लिख दें O2 डबल माइनस चार्ज है, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है। तो ऐसे हो जाते हैं। ऑक्सीजन कैसे हो गए, ऐसे हो गए। इसके अंदर कौन स्टोर हो गया, चार्ज स्टोर हो गया। अब वायु के वेग के साथ या वो धीरे 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 किधर की ओर आते हैं, नीचे की ओर बढ़ते हैं और जमीन पर या सरफेस पर किसी क्षेत्र से जहां टकराते हैं उस क्षेत्र को क्या करता है, वो काफी प्रभावित कर देता है। क्लियर? तो उसी प्रभाव से बचने के लिए अपन एक क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। वो व्यवस्था क्या है कि जमीन से लेकर के ऊपर तक, ऊपर से भी थोड़ा 10-15 फीट ऊपर तक क्या करते हैं, एक मेटेलिक वायर खड़ा करते हैं या फिर एक टावर लगवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडल आयनीकृत होगा, उस आयंस के आवेश को एब्जॉर्ब करके और उसको कहाँ भेज देगा, भूमि में, जिससे वो इमारतें, वह एरिया, वह क्षेत्र सुरक्षित रह जाता है। आई बात समझ में? यही है इसके एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, यूज क्या है मुन्ना इसका, नहीं उपयोग क्या है। तो इमारतों का, हो सकता है गलती हो जाए लेकिन वही है, इमारत जो समझ रहे हो ना वही है, आप समझ रहे हैं ना, हो गया बस। ये क्या है, इमारतों को त्वरित से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इमारतों को किससे, त्वरित से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। इसका यूज
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। मैंने सुरक्षा कवच लगा दिया तो बस ये इमारत क्या रह गए, सुरक्षित रह गए। और कोई भारी भरकम ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है जी। आपके घर में सरिया है ना, मोटा वाला छड़ है ना, लंबा वाला, बस उसको खड़ा कर दीजिए, लेकिन वो नीचे किससे कनेक्ट होनी चाहिए, भूमि से, जमीन से कनेक्ट होनी चाहिए। तब आपके घर को तड़का रूपी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। समझे? तो इसको मिटाएंगे। यदि नहीं छापे हैं तो छाप लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। 1 2 3 4 ले लिए होंगे। अब उम्मीद करते हैं इनको आप छाप लिए हैं। आइए इनको हम क्या करते हैं, इरेज। बस इसकी कहानी खत्म। किसकी कहानी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग की कहानी समाप्त। फिगर भी बना लेंगे। ऐसा फिगर आपको मिल जाए तो समझ जाइए ये क्या, ऊपर की ओर तीर, माने ये अवशोषित कर रहा है किनको, चार्ज को। कहां पर, वायुमंडल में जो चार्ज पार्टिकल है उसके चार्ज को अवशोषित कर लिया कि कहां भेज दिया, कहां भेज दिया, अर्थ। अब जो यहां पर हेडिंग देख रही हो, अब हम लोग इस पर जा रहे हैं। किस पर, कैपेसिटेंस। किस पर जाएंगे, कैपेसिटेंस पर जा रहे हैं। अब हम लोग जरा देखिए, इस कैपेसिटेंस का जरा हम नाम बदल करके लिखें, नहीं नाम बदल करके लिखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कहिए क्यों नाम बदलें इनका, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, क्षमता, दक्षता, ये सब तो और किसी चीज में भी हो सकती है ना। मिट्टी खोदने की क्षमता, नहीं, आवेश धारण करने की क्षमता, खाने की क्षमता, नहीं, पैसा रखने की क्षमता। क्षमता तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हमें जानना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। तो जरा देखिए, डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी चालक, माने क्या कह दें इसको, वायर कह दें ना, या कंडक्टर। कंडक्टर ये क्या हो सकता है, वायर हो सकता है। किसी चालक, कंडक्टर या वायर में आवेश स्टोर, बोले तो संचित करने की क्षमता को ना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। संचित करने की क्षमता को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। किसी चालक, बोले तो कंडक्टर या वायर में आवेश स्टोर को क्या बोलते हैं हम लोग, संचित करने की क्षमता को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। कि कोई चालक है, वो कितना आवेश अपने अंदर रख सकता है, उसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। किसका मेजरमेंट है ये देखिए ना, कैपेसिटी, क्षमता। किसको नापा है, क्षमता को। किसी की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता। यहां और करके लिख दें, चालक
के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को कौन कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ अपनी भाषा में इसको कहते हैं, किसके भाषा में? अपने भाषा में। चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता, चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता। चालक में आवेश स्टोर करना, बात तो एक ही है। अपने में स्टोर कर लो या अपने में क्या कर लो, धारण कर लो। करने की क्षमता को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, ये कैपेसिटी का मापन है, ये क्षमता का मापन है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? तो इनको छाप लीजिए फटाक से, फिर चलते हैं इनके मैथमेटिकल्स की ओर। कि इनको छाप लिए होंगे, अब इनको हम कर रहे हैं मिटांग मिटांग। तो लिख लीजिए, नीचे लिखे, फटाफट लिखते जाएं। कंडक्टर या चालक की कैपेसिटी को, अब कैपेसिटेंस नहीं, अब क्या? कैपेसिटी, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ ये क्या है? कैपेसिटी। तो लिखो चालक के कैपेसिटेंस, बोले या कैपेसिटी को C से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? अब यहां देखिए मैथमेटिकली चलते हैं। किससे? मैथमेटिकली। देखो गलत तो नहीं लिखा हुआ है जी, मैथमेटिकली। अब हमें भी स्पेलिंग लिखना आता है, लिखें। तो मैथमेटिकली यदि चलें तो क्या कहते हैं? किसी चालक की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, क्या दिख रहा है? किसी चालक की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चालक में गड़बड़ है, ओह लगा कि को है। चालक में उपस्थित आवेश तथा आवेश के कारण विभव, आवेश यदि है तो क्या होगा? विभव। तथा आवेश के कारण विभव के अनुपात, यहां दिखाई दे रहा है, अनुपात के बराबर। नहीं दिखाई पड़ रहा है? हाँ चलो जी, यहाँ कर लिए रहे हैं। यहाँ अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये कैसे? मैथमेटिकली। किसी चालक की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कहिए, चालक में उपस्थित या संचित
आवेश तथा आवेश के कारण वो विभाव हो गया, नहीं हुआ, इसलिए हंस रहा था मने मन, नहीं। आवेश के कारण विभव के अनुपात, किनके अनुपात, आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होता है। कौन बराबर होता है? किसी चालक की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली तो हो गया है, तो ऊपर इसको इरेज करते हैं, इसको सी से सूचित किया जाता है, देख लिया ना। तब सी बराबर के हो जाएगा, ऊपर मिटा रहे हैं तो सी बराबर के हो जाना है यहाँ, C इक्वल टू क्यू बटा C इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चार्ज स्टोर इन कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर। तो C बटा V, फटाक से इनको नोट कीजिए। तो क्या कहता है, किसी चालक की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चालक में उपस्थित आवेश तथा आवेश के कारण विभव के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो C क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस या कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ये Q क्या हो गया, चार्ज इन कंडक्टर। ये क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। आई बात समझ में, लिख लियो, नीचे मिटा रहे हैं, नीचे छाप लिए होंगे। तो ये हो गया इधर की बात। अब जरा इनके तो याद रख लेंगे, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इक्वल टू क्यू बाय भी, क्यू बाय भी, इसको याद रखना। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी भी, क्यू बराबर सी भी। अब यहां पर इसके हम लोग देख लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो क्या कह देंगे, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो क्या कहेंगे इसको, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। जरा देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग। अब ये C है, ऊपर में कौन है, तो ऊपर में कूलम, COULOMB, कूलम। नीचे में भी है पोटेंशियल, को क्या कहेंगे, वोल्ट। तो C बराबर क्या हो गया, कूलम बटा वोल्ट, मतलब कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। तो C पर इस कूलम पर वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। क्या कहेंगे, कूलम पर वोल्ट को हम लोग यहीं पर लिखो ना इसको, इस कूलम पर वोल्ट को क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। तो C का SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैराड। क्या हो जाना है, फैराड। लिख लिए, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या हो गया, फैराड।
अब यहां पर देख लो, एक्स को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? कैपिटल एफ से। तो एक एफ इक्वल टू हो जाना है, ये सॉल्व करेंगे, चार्ज, याद करो ना, चार्ज ऑफ, याद करो, नहीं याद आ रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फेराड इक्वल टू 96,500 कूलम्ब लगभग। कहीं याद आया? कहीं पर पढ़े थे? यही फेराड है, यही क्या है? फेराड है। 1 फेराड इक्वल टू इतना आवेश। इतना आवेश रखने के लिए क्या हो जाता है? बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो फेराड को किससे दिखाते हैं? एफ से। फेराड को किससे दिखाएंगे? एफ से। अब इसकी आवश्यकता है हमें किसके? डायमेंशन के। फटाक से इनको नोट करें। तभी आपने देखा यूनिट कूलम बटा क्या हो रहा है? वोल्ट। ऐसे कूलम बटा वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फेराड। फेराडे अलग है, फेराड अलग है, याद रखेंगे। ये फेराड है, फेराड को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। 1 फेराड इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करके लगभग इतना के बराबर आता है। अब जरा इनके हम लोग डायमेंशन देख ले। अब जरा देखिए कि ये चाहे कंडक्टर का पूछे, किसका? कंडक्टर का पूछे, कैपेसिटर का पूछे, जिस किसी भी चीज का पूछे कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, उसका एसआई यूनिट क्या होगा? फेराड ही होगा। और उसे हम इसी तौर से ज्ञात करेंगे। तो चले किस पर चलते हैं? डायमेंशन। कौन सी सन? डायमेंशन। डायमेंशन में इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर इसके सफिक्स प्रीफिक्स को देख लेंगे। पहले डायमेंशन देख लेते हैं, पहले डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन इसको एक बार इरेज कर लें। कौन सी मेंशन? डायमेंशन निकालने सबको आ जाता है। तो C बराबर क्या हो गया? C बराबर Q बटा V। अब Q को देखिए हम क्या लिखते हैं? IT। V को क्या लिखते हैं? V को W बटा Q आ रहा है, याद? इसको तत्काल Q ही V बराबर W बटा Q। सोच करके देखो ना, सोचो ना, सोच लिया? इसको ऊपर भेजेंगे। Q स्क्वायर बटा Q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? IT का स्क्वायर। W को क्या लिख सकते हैं? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा I को क्या लिखेंगे? A2। T को क्या लिखेंगे? T2 बटा K को क्या लिखेंगे? M। M को क्या लिखेंगे? L2। T को लिखेंगे -2। सबको ऊपर ले जाओ, सबको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? A2 T2, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस से प्लस L -2 M-1। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? M-1 L-2 T4 A2। अरे है, शुद्धता की जांच कर लें, छाप लीजिए, शायद यही होना चाहिए, शुद्धता की जांच। छापो छापो छापो, फटाफट छापो। तो इनके डायमेंशन देख लिए, कैसे निकाले हम लोग? देखिए यहाँ Q बाय V। V को क्या लिखते हैं? याद कीजिए, W बटा Q। तो इस Q को ऊपर भेज देंगे, Q स्क्वायर बटा W। Q स्क्वायर, Q को क्या लिखते हैं? IT का स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देख लीजिए W। सबका बीमा लिखते 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 यहाँ पर ये हो गया। तो ये इनके कैपेसिटेंस का क्या हो गया? डायमेंशन। तो छाप लिए होंगे इनको। अब करते हैं हम लोग मिटांग मिटांग। अब बता रहे हैं इनके छोटे छोटे यूनिट। कौन से यूनिट? छोटे छोटे
यूनिट बता रहे हैं। वो कौन से यूनिट है छोटे छोटे? अब देखिए, अब यहां पर लिखा हुआ हो म्यू एफ, इसका मतलब होता है माइक्रो फैराड। म्यू एफ का मतलब, इसका मतलब हो जाता है 10⁻⁻⁶ फैराड। आई बात समझ में? 10⁻⁻⁶। तो 1 म्यू एफ बराबर 10⁻⁻⁶, तो 2.5 म्यू एफ बराबर 2.5 गुना 10⁻⁻⁶ एफ। यही लिखा रहता है पंखा के कंडेंसर पर 2.5, 2.6, 3.5, 4.5। ये सब कंडेंसर की वैल्यू होती है, चार्ज स्टोर करने की क्षमता। अब कहीं कहीं लिखा होगा ऐसे ऐसे करके, तो इसको क्या कहेंगे? माइक्रो फैराड। तो माइक्रो फैराड को क्या कहेंगे? 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶ एफ बराबर 10⁻⁻12 एफ। इसको हम लोग इसको पी एफ भी लिखते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिको फैराड। ये क्या हो गया? पिको फैराड। कटता नहीं ना? नहीं कटता जी, कटता। ओ, पीछे पलट जाना। ये पिको, अब कौन कटेगा? कोई नहीं। पिको फैराड। तो म्यू एफ, इसको क्या लिख सकते हैं? अब यही लिख सकते हैं हम लोग एम एफ। इसका मतलब हो गया मिली फैराड। मिली फैराड मीन्स 10⁻³ फैराड। तो इस तरह से इस यूनिट में ज्यादा प्रयोग में आने वाला कौन? म्यू एफ। इसको हम लोग माइक्रो फैराड कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला है। तो इनको फटाक से छाप लीजिए। एम एफ लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? मिली फैराड 10⁻³ एफ। फटाक से इनको नोट कर लें। तो इनको लिख लिए होंगे। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस समझ में आए होंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और इसे हम लोग स्मॉल यूनिट्स में कैसे डिराइव करते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा। खुश रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें, पठन पाठन करते रहें। धन्यवाद।